आज हम बात करेंगे हमारे सूरज में होने वाली हलचल के बारे में। जैसा कि हमारी ज़मीन सूरज से जुड़ी हुई है, ये जिम्मेदार है एनर्जी फराहम करने के लिए जो हमारे प्लेनेट पर जिंदगी को चलाती है। ओशंस और क्लाइमेट भी सही तौर पर काम नहीं करेंगे अगर सूरज अपने तौर पर काम नहीं करेगा। ये सब जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर सूरज के साथ कुछ गलत हो जाए तो सब कुछ खराब हो सकता है, और यही अब हो रहा है। नासा ने बताया है कि एक बड़ा सोलर तूफान जमीन की तरफ बढ़ रहा है और हो सकता है कि ये हमारी इंसानियत के लिए रीसेट बटन दबा दे। सोलर तूफान, जिसे स्पेस वेदर भी कहते हैं, सूरज पर होने वाली तब्दीलियां हैं जो जमीन और दूसरे प्लैनेट्स पर असर डाल सकती हैं। इसकी वजह सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी में तेजी से पैदा होने वाली रेडिएशन का अचानक से फट जाना है। ये एक्टिविटी तब होती है जब सूरज के सोलर एटमॉस्फेयर में जमा हुई मैग्नेटिक एनर्जी अचानक से रिलीज होती है। इसकी रिलीज की गई एनर्जी एक साथ फटे कई हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बराबर हो सकती है। ये प्लाज्मा की बहुत बड़ी अमाउंट है जो सूरज के कोरोनल हॉल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स की एरप्शंस कहलाती हैं। ये CMEs, कोरोनल मैस इजेक्शंस, स्पेस में बिलियंस ऑफ टन सोलर मटेरियल को रिलीज करती हैं और ये मिलियंस ऑफ माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती हैं। ये तूफान बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनका आसानी से पता लगाया जा सकता है। सूरज हमें इसके होने से पहले कुछ इशारा देता है और ज़मीन पर मौजूद टेलीस्कोप सूरज को सेफली तौर पर ऑब्जर्व करने के लिए खास फिल्टर से इक्विप्ड होते हैं जिससे इनको ट्रैक किया जा सकता है। ये ऑब्जर्वेटरीज अलग अलग वेवलेंथ्स पर जैसा कि विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट और एक्स-रेज में इमेजेस कैप्चर करती हैं ताकि सूरज की अलग अलग लेयर्स को स्टडी किया जा सके। सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी और सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी जैसे सैटेलाइट सूरज को कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करते हैं। ये साइंटिस्ट को सोलर फ्लेयर्स, CMEs और दूसरी सोलर एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और डाटा प्रोवाइड करती हैं। इस टेक्निक में सूरज के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए इसके सरफेस वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस एनालाइज की जाती हैं जो साउंड वेव्स की वजह से होती हैं। ये ऑसिलेशन साइंटिस्ट को सूरज के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने और उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में मदद करती हैं। ये इंस्ट्रूमेंट सूरज की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर को मेजर करते हैं और बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंजेस सोलर फ्लेयर या CMEs के इंडिकेशन हो सकती हैं। ऑब्जर्वेशंस और डाटा पर बेस्ड मॉडल्स CMEs की स्पीड, डायरेक्शन और पोटेंशियल इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती हैं। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे एक नए सोलर तूफान के लिए तैयारी करनी चाहिए। नासा और नोआ जैसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेस वेदर को मॉनिटर करने के लिए सेंटर्स चलाते हैं। SWPC स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर वेरियस सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करता है और पोटेंशियल सोलर स्टॉर्म्स के लिए फॉरकास्ट, अलर्ट्स और वार्निंग्स इशू करता है। लेकिन इन सब के बावजूद सोलर तूफानों की एवोल्यूशन की असली मालूमात हमने पास्ट 2 डेकेड्स में ही हासिल की हैं। स्टीरियो ए ने एक सिग्निफिकेंट कोरोनल मैस इजेक्शन को कैप्चर किया जो सूरज से निकल रही थी। स्टीरियो ए अर्थ के ऑर्बिट में सबसे आगे था। यह स्पेसक्राफ्ट CME की एवोल्यूशन को मॉनिटर करने और उसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करने के लिए प्राइम पोजीशन में था। स्टीरियो ए की कैप्चर की गई वीडियो ने CME की जर्नी को दिखाया जिसमें यह सूरज के विंड पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करके अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। इस ऑब्जर्वेशन ने साइंटिस्ट को CMEs की डायनामिक्स और उनकी एवोल्यूशन को समझने में मदद की। CME की मूवमेंट और स्पीड को ध्यान से ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट ने एक्यूरेटली इसके अर्थ पर पहुंचने का टाइम प्रिडिक्ट किया। ये एडवांस नॉलेज स्पेस वेदर फोरकास्टिंग और प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत अहम है। CME की ब्राइटनेस को वीडियो में स्टडी करने से रिसर्चर्स ने इसके मैस का अंदाजा लगाया। ये इन्फॉर्मेशन सोलर इवेंट्स की अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर पर होने वाले असर को समझने के लिए वैल्यूएबल है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। CMEs के स्पेस में ट्रैवल करते वक्त उनको ट्रैक करने में आने वाले चैलेंजेस साइंटिस्ट के लिए डिफिकल्ट होते हैं। CME सूरज से निकलते हुए बहुत ब्राइट होती हैं, लेकिन जब ये सूरज से दूर जाती हैं तो उनकी इंटेंसिटी जल्दी ही कम हो जाती है। सूरज के पास से वीनस के ऑर्बिट तक पहुंचते पहुंचते ये बहुत फेंट हो जाती हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स फेंटर देन द फुल मून सरफेस, जिससे उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सूरज का स्पॉट काउंट काफी तेजी से बढ़ गया है, जिसमें एक हफ्ते में ट्रिपल होने का पोटेंशियल है। ये सन स्पॉट सूरज की सरफेस पर डार्क एरियाज होते हैं जो इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी के साथ जुड़े होते हैं और अक्सर सोलर फ्लेयर्स और CMEs के सोर्सेज होते हैं, लेकिन अब तक ये इतने एक्टिव नहीं हुए थे। जो अब हो रहा है वो नया है और ये जमीन के लिए एक खतरा है। इस बढ़ी हुई सोलर एक्टिविटी ने डेली मल्टीपल कोरोनल मैस इजेक्शंस को जन्म दिया है। ये इरप्शन स्पेस में बड़ी अमाउंट में प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड रिलीज करती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ये दिखा रही है कि सूरज के लिए ये एक हाईली एक्टिव पीरियड है। नासा के मॉडल्स के मुताबिक आने वाले दिनों में एक CME अर्थ के साथ टकरा सकती है। सबसे पहली एस्टिमेशन के मुताबिक ये नवंबर 2023 के लास्ट वीक में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर के साथ कोलाइड हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
साइंटिस्ट अभी भी इसको मजीद कंफर्म करने के लिए CME की डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ का मुद्दा ये है कि अगर CME के पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुँचते हैं तो ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ट्रिगर कर सकते हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं जो सूरज से निकलने वाली वेव से होती हैं, खासकर CME से। ये तूफान तब होते हैं जब सूरज से निकलने वाले मटेरियल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं। जब ऐसा होता है और एक CME अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर के साथ टकराती है तो इससे डिसरप्शंस पैदा हो सकती हैं। इन तूफानों को उनकी इंटेंसिटी के मुताबिक नोआ की जानिब से बनाए गए एक स्केल पर क्लासिफाई किया गया है जो G1 माइनर से G5 एक्सट्रीम तक जाता है। इन स्टॉर्म की सख्ती CME की पावर और ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। इनकी फ्रीक्वेंसी सोलर साइकिल के आसपास 11 साल के दौरान वेरी करती हैं। G1 जैसे माइनर स्टॉर्म्स कई बार होते हैं, एक सोलर साइकिल में कुछ 1700 दफ़ा, जबकि G4 जैसे पावरफुल स्टॉर्म कम होते हैं, तकरीबन 100 बार, और एक्सट्रीम G5 स्टॉर्म सबसे कम होते हैं, एक सोलर साइकिल में मिनिमम 4 बार, और इन सब का अर्थ पर अलग तरह का असर होता है। माइनर स्टॉर्म्स कैन डू वीक फ्लक्चुएशंस, पावर ग्रिड फ्लक्चुएशंस और सैटेलाइट ऑपरेशन में माइनर डिस्टर्बेंसेस और हायर लैटिट्यूड्स पर अरोरा जैसा असर पैदा कर सकते हैं, जबकि एक्सट्रीम स्टॉर्म्स मेजर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसा कि अरोरास को लोअर लैटिट्यूड्स में दिखाना। ये अरोरास तब दिखते हैं जब सूरज के चार्ज पार्टिकल्स और इनोस्फीयर अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में फंस जाते हैं, और जब CME टकराते हैं और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ट्रिगर होता है तो इसका सिनेरियो पूरी तरह बदल जाता है। स्टॉर्म की बढ़ी हुई इंटेंसिटी की वजह से ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर और गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसके असर से अरोरास ब्राइट भी हो सकते हैं, लेकिन यही मसला है कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स खासकर हाई इंटेंसिटी वाले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम पर असर डालते हैं। ये जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस करंट्स पावर ग्रिड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन और आउटेज का खतरा है। रेडियो और रडार सिस्टम जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के दौरान डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकते हैं, जिससे रेडियो ब्लैकआउट्स और कम्युनिकेशन की कमी आ सकती है, जो एविएशन, नेविगेशन और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं। सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट बदल गए प्लाज्मा एनवायरनमेंट की वजह से इंक्रीज सरफेस चार्जिंग का सामना कर सकते हैं, जिससे ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और सैटेलाइट ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है या फिर पूरी तरह से फेल हो सकते हैं। इंटेंस स्टॉर्म्स के दौरान अर्थ के एटमॉस्फेयर का फूलना लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स के लिए मसला बनाता है, जिससे सैटेलाइट्स को मैनेज और ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम पूरी तरह से अंधेरे में हो और फिर भी एटमॉस्फेरिक ड्रैग हो तो ये होगा जैसे कोई अंधेरे में गोली चला रहा है। दुनिया भर की गाड़ियाँ रुक जाएंगी, और अगर वो रुकती नहीं है तो बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं जो सबको बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सच में होगा? क्या ये तूफान बस ऐसे ही गुजर जाएगा बिना कुछ नुकसान किए? इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टाइम से आप तक पहुंच सके। तो बढ़िया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।